Hi, this is Sejal Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel. I hope that you guys are doing really great. एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 3 फॉर मिशन 15 सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन। अभी तक 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जहां पे हम टॉप 500 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। टॉप 500 क्वेश्चन से मेरा मतलब है हर एक चैप्टर के हम मोस्ट 50 क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं। और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 5 विच इज बिजनेस साइकिल, चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस, इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन देख लिए हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 दैट इज मनी मार्केट। अगेन ये चैप्टर काफी लेंथी है। अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कल चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस देखे, तो चैप्टर नंबर 7 के भी काफी सारे क्वेश्चंस थे देखने वाले। मतलब अगर आप अपना मॉड्यूल खोलोगे तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हैं, तो क्वेश्चंस भी आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं और इन सारे चैप्टर का वेटेज भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ऐसे ही मनी मार्केट का। बट मनी मार्केट और पब्लिक फाइनेंस का अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो पब्लिक फाइनेंस फिर भी थोड़ा सा सिंपल चैप्टर है, ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली हैवी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 दैट इज मनी मार्केट। तो जब हम इनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा अपन यहाँ पे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को डिस्कस करने के ऊपर भी फोकस करेंगे। और ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि थोड़ा सा अपना क्लास का टाइम ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। रीजन बीइंग, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक क्वेश्चन के अंदर एक कंसेप्ट बेटा, एंड हमें उन कंसेप्ट को समझ के चलना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस हमने कहाँ से पिकअप करे हैं, अगर आपने पहले की 2 क्लासेस देखी हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये सारे के सारे आईसीआई के ही क्वेश्चंस है, दैट मींस आईसीआई मॉड्यूल, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, आरटीपीज, एमटीपीज और आईसीआई के ही सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। और ये जो पीडीएफ है ये आपको ऐप से मिल जाएगी। एंड आई थिंक कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है ऐप से पीडीएफ लेने के लिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल आस्क द टीम टू शेयर दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। आपको एक काम करना है, जब आप ये क्लास कंप्लीट देख लो, जाकर बाकी सारे के सारे आईसीआई मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना। नहीं तो क्योंकि आपने क्लास देखोगे ना तो थोड़ा सा एंथुसियाज्म आएगा, चैप्टर नंबर 8 को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो ऐसे क्या होगा कि आपका ना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा कि हम कंसेप्ट को भी साथ साथ में रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये कहता है मनी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। हमने 3 फंक्शंस देखे थे कि मनी 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है। नंबर 1, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मनी एक मीडियम का काम करती है, तो ये पहला फंक्शन है। दूसरा, मनी एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। इट एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको एक बेस तो चाहिए ना। अगर आप कोई वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें वो जो यूनिट ऑफ अकाउंट का काम करते हैं वो क्या है, मनी है। एंड ऑल्सो इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो दीज आर द 3 फंक्शंस विच आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय मनी। तो सिंपल क्वेश्चन है, बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो 3 फंक्शंस क्या हो गए, नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन ना एक कंसेप्ट से ड्राइव होता है। पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए फिल करना विल बी वेरी इजी। चलो मान के चलते कि आपके हाथ में ना 100 रुपए हैं, ओके मैम। और अगर मैं कहती हूँ बेटा ऐसे मानना कि आपके हाथ में 100 रुपए हैं और मैंने आपको 2 सिचुएशन दे दी कि बैंक में ना जो इंटरेस्ट आपको ऑफर हो रहा है कि 100 रुपए आप बैंक के अंदर रख दो, वो इंटरेस्ट कितना 10% है। और दूसरा सिचुएशन है कि बैंक आपको 2% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। आप कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगे, आप बोलोगे कि जहां पे मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है मैं बैंक में वहां पे इन्वेस्ट करना। कि आप अपने हाथ में पैसा कितना रखना चाहते हो, राइट। सो डिमांड फॉर मनी इज दैट। ओके, सो अगर मैं कहूं कि अगर आप 100 रुपये हाथ में रखना चाहते हो और बैंक में जो इंटरेस्ट चल रहा है कि अगर ये पैसा आप बैंक में रखते तो वो 10% होता, तो इसका मतलब अगर आप 100 रुपये अपने हाथ में रख रहे हो तो आप 10% का वो इंटरेस्ट गवा रहे हो, है ना। तो ये जो 10% का आपने इंटरेस्ट गवाया, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और जैसे जैसे ये इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो डिमांड फॉर मनी कम होता जाएगा। मतलब लोग कम प्रेफर करेंगे अपने हाथ के अंदर पैसा रखने के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कहता है आप ना ये बताओ कि नीचे दिए गए पॉइंट्स में से, ऑप्शंस में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके ये बताना है कि इसमें से पूरी स्टेटमेंट आपको बनानी है। और जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया ना, यही इसका आंसर बनेगा। कहता देखो, हायर द इंटरेस्ट रेट, कि बैंक जितना ज्यादा अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप अपने हाथ में पैसा रखोगे उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ऑफ होल्डिंग द कैश एंड लोअर विल बी द डिमांड फॉर मनी। और लोग क्या करेंगे, हाथ में पैसा रखना नहीं चाहेंगे। वो क्या बोलेंगे कि देखो हम तो बैंक में ही पैसा रखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रहा है। ये कंसेप्ट भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सेकंड का डी, ठीक
ठीक है। सो एक एक को यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सेट कराने की वजह सबसे बेटर क्या था कि आपको मैं कंसेप्ट बताऊं, और मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। सो दैट मीन्स अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो दैट मीन्स आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगा, दैट मीन्स डिमांड फॉर मनी विल राइज, लोग हाथ में पैसा ज्यादा रखना चाहेंगे। डन है? यस यस। ये स्टेटमेंट उल्टी भी आ सकती है, तो अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कंसेप्ट। और ये किसके ऊपर है बेटा? हमने एक थ्योरी देखी थी चैप्टर नंबर 8 के अंदर, दैट इज क्वांटिटम थ्योरी ऑफ मनी, QTM, राइट। सो इस थ्योरी का मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है, देखो जो आपका प्राइस है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मनी सप्लाई। सो दैट मीन्स अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है तो कमोडिटी का प्राइस भी ज्यादा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, ज्यादा पैसा मतलब हायर द प्राइस एंड वाइस वर्सा। सो मतलब अगर पैसा कम है, मनी सप्लाई कम है, तो प्राइस भी कम होगा। यस, यही कंसेप्ट को ध्यान में रखो और आप मुझे बताओ कि इन नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, कीपिंग इन माइंड द क्वांटिटम थ्योरी ऑफ मनी। मतलब क्वांटिटम थ्योरी ऑफ मनी ने क्या बोला है? सबसे पहले कहता है क्वांटिटम थ्योरी ऑफ मनी ने बोला है चेंज इन द जनरल लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइस आर कॉज्ड बाय चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। कहता है कमोडिटी के प्राइस मतलब प्राइस चेंज होते हैं क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज हो रही है। यस, क्या यही बोला है? मैंने भी तो यही बोला। क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब क्या? मनी सप्लाई चेंज हो रही है जिसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। तो क्या ये एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है वो एक सही स्टेटमेंट है? यस। दूसरा, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल। क्या ये बात सही है कि मनी एंड प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल? यस। मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में एक रिश्ता है ना, अभी मैंने आपको बताया वो रिश्ता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस। इसका यही तो मतलब है कि कितना क्वांटिटी है मनी का, मतलब मनी सप्लाई कितना है, ये डिसाइड करेगा कि आपका प्राइस कितना होगा। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? यस मैम, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी बात भी इसने वही लिखी हुई है जो हम अभी आपको कंसेप्ट बता रहे दूसरे तरीके से। कहता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी और परचेसिंग पावर। अगर वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाता है या कि परचेसिंग पावर आपकी चेंज हो रही है, these are determined first and foremost by changes in the quantity of money। वो किस वजह से चेंज होता है? क्योंकि आपका क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज हो रहा है। अगेन कहना क्या चाह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी किसको इन्फ्लुएंस करता है? प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? मैम ये सारे के सारे ही ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? वुड बी डी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन ना किस कंसेप्ट के ऊपर है? ये क्वेश्चन है प्रिकॉशनरी मनी के कंसेप्ट के ऊपर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिकॉशनरी मनी का मतलब क्या होता है। प्रिकॉशनरी मनी का मतलब ऐसा है कि देखो आप ना महीने में 60,000 रुपए कमाते हो, ठीक है। अब वो 60,000 में से कुछ पैसा आपका हर महीने का फिक्स्ड है कि भाई इतना तो मेरा खर्चा होगा ही होगा। मान लेते हैं कि आपको पता है कि 60,000 में से 40,000 रुपये मेरा खर्चा हो जाता है, बाकी का आपका सेविंग रहता है। लेकिन सेविंग को आप डाल देते हो कहीं पे, किसी FD के अंदर आप डाल रहे हो, आपने कुछ और अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान शुरू किया हुआ है। बट आप ये कहते हो यार 40,000 रुपये मेरा हर महीने खर्चा होता है, ये फिक्स्ड है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी महीने मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ, या घर पे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो कुछ तो मुझे सेफ्टी के लिए भी पैसा साइड पे रख के चलना पड़ेगा ना। मुझे प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी ना, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। तो दैट मनी जो आप अपनी सेट असाइड रखते हो इमरजेंसी के लिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रिकॉशनरी मनी। उसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मनी। अब ये कहता है कि प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस पीपल वांट टू होल्ड। आपको ये ध्यान में रखना है प्रिकॉशनरी मनी क्या है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप ये बताओ कि नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। कहता है सबसे पहले प्रिकॉशनरी मनी कितना लोग अपने हाथ में रखना चाहेंगे, मतलब जो तुम सेफ्टी के लिए पैसा सेट असाइड करोगे वो पैसा कितना होगा। कहता है दिस इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? इनकम इलास्टिक का मतलब हुआ दैट इट इज बेस्ड अपॉन योर इनकम। क्या ऐसा है कि अगर आज तुम 60,000 रुपये कमा रहे हो और 60,000 में से तुम्हें पता है कि यार मैं 5,000 रुपये प्रिकॉशनरी मनी रखता हूं, अगर तुम अगले महीने से 80,000 रुपये कमाने लग जाओगे तो क्या तुम सिर्फ 5,000 ही सेट असाइड रखोगे, या शायद तुम बोलोगे यार अब मेरी इनकम बढ़ गई है, थोड़ा सा और मैं सेफ्टी नेट बढ़ा देता हूं, मैं 7,000 रुपये साइड पे रखता हूं, है ना। तो कहता है कि देखो जो प्रिकॉशनरी मनी होती है वो इनकम इलास्टिक होती है। सो दैट मीन्स अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप इसको बढ़ाते जाओगे, अगर आपका इनकम कम होगा तो आप इसको कम कर दोगे। बट इट हैज नॉट वेरी सेंसिटिव टू, इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से आप कितना पैसा प्रिकॉशनरी मनी के तौर पे रख रहे हो वो इफेक्ट नहीं होता। मतलब देखो मैंने आपको क्या बोला कि आप 60,000 रुपये कमाते हो जिसमें से 40,000 रुपये आपका खर्चा फिक्स्ड है, और आप 4,000 रुपये या 5,000 रुपये आप सेट असाइड रखते हो एज अ प्रिकॉशनरी मनी।
तो ऐसा है क्या कि मार्केट के अंदर कुछ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ गया, कोई इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से कोई बॉन्ड है जो आपको 20% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यार मैं ना ऐसा करता हूँ, इसको छोड़ो प्रिकॉशनरी मनी को, मैं ना 20% वहां पे इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है, वहां पे इन्वेस्ट कर देता हूँ 5,000 रुपए। ऐसा करोगे क्या आप बोलोगे नहीं मैम, क्यों? क्योंकि तो इमरजेंसी फंड है एग्जैक्टली। सो दैट मीन्स मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकती हूँ क्या, दैट इट इज इन इलास्टिक टू इंटरेस्ट रेट, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो प्रिकॉशनरी मनी है वो चेंज होता है, इट इज इलास्टिक टू योर इनकम, बट इसका बहुत कम इफेक्ट आता है ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैंने आपको रीजन बता दिया, बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5th। कहते हैं स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये ना हमने कंसेप्ट पढ़ा था। स्पेक्युलेशन होती क्या है, आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, और आप कब इन्वेस्ट करते हो, जब आपको लगता है, मान के चलो कि अगर आपको पता है आज कि भाई फ्यूचर में ना बॉन्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं, आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ना बॉन्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं, है ना, तो आप क्या करते हो कि आज खरीद लेते हो, ताकि जब बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो आप बेचकर पैसा कमा लोगे, है ना, बेचकर ये जो मार्जिन आपका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन, ये स्पेक्यूलेशन है। सो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी मतलब क्या, कि मतलब तुम अपने हाथ में पैसा कितना रखोगे और बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करोगे, ये कंसेप्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको ये समझ में आए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से कंसेप्ट रिवाइज करा देती हूँ। हमने ये पढ़ा था कि देखो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इफ यू रिमेंबर। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई है, सो दैट मीन्स अभी बॉन्ड का जो प्राइस है ना बेटा, वो बॉन्ड का प्राइस लो होगा। सो दैट मीन्स अगर अभी इंटरेस्ट रेट हाई है तो मतलब लोग सोचेंगे अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, मतलब फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस राइज होगा फ्यूचर के अंदर, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस करंटली क्या होगा, लो होगा। सो अगर बॉन्ड का प्राइस आपको लगता है कि फ्यूचर में बढ़ने वाला है और आज आपको 100 रुपए का मिल रहा है कोई चीज, बट आपको लगता है 150 की हो जाएगी, तो आज आप क्या बोलोगे कि आज मैं बॉन्ड खरीद लेता हूँ 100 रुपए का, और जब ये फ्यूचर में 150 का हो जाएगा इसको बेच दूंगा। सो दैट मीन्स लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहेंगे ना, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहेंगे और वो हाथ में पैसा कम रखना चाहेंगे। सो कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट अभी हाई है, सो दैट मीन्स बॉन्ड का प्राइस अभी करंट में लो है, फ्यूचर में बढ़ेगा, सो दैट मीन्स पीपल विल प्रेफर टू बाय बॉन्ड। तो आप करंटली बॉन्ड को ज्यादा खरीदना चाहोगे और हाथ में आप कैश कम रखना चाहोगे, दैट मीन्स डिमांड फॉर मनी विल बी लेस। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसा याद रखो कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सो दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट मेरा आज ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस मेरा आज कम है। इसी तरीके से दिमाग में इस स्टेटमेंट को बिठा लो, अगर इंटरेस्ट रेट मेरा आज ज्यादा है इसका मतलब मेरा आज बॉन्ड का प्राइस कम है। सो इसका मतलब मेरा फ्यूचर में बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं आज खरीद लूंगा ताकि मैं फ्यूचर में जब प्राइस बढ़े तो बेच दूंगा। समझ में आया? आप ऐसे स्पेक्युलेटिव गेन बुक करते हो। अब ना एक बार ये वाला कंसेप्ट आप ध्यान में रखो। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, कहता है व्हाट इज स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। कहते हैं ये बताओ कि स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी आपको ये 4 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट के साथ सही जा रहा है। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज नॉट डिटरमिन्ड बाय इंटरेस्ट रेट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल इट इज डिटरमिन्ड बाय इंटरेस्ट रेट। कम होगा ज्यादा होगा तो इट विल अफेक्ट आवर डिमांड फॉर मनी, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। आगे, इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ऐसा है क्या कि इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है। मैंने तो अभी आपको जो कंसेप्ट बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस कम है, तो इसका मतलब फ्यूचर में बढ़ेंगे बॉन्ड के प्राइस, तो आज ही हम इन्वेस्ट करेंगे, मतलब मेरा डिमांड फॉर मनी विल बी आज लेस। सो मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। अब एक और यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख लो, दैट इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी हैज इनवर्स रिलेशनशिप, सो इट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। तो डिमांड फॉर मनी, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, इट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। और मैंने आपको लॉजिक बता दिया, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक कहां से ड्राइव होता है, दैट देयर इज आल्सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड का प्राइस। ठीक है, चलो। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, इसको हमने क्लास के अंदर डिटेल में भी डिस्कस किया था, सी इसका आंसर बनेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th, द इन्वेंटरी थ्योरेटिकल अप्रोच टू द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। इसको भी हमने पढ़ा था जब हम डिमांड फॉर मनी मेजर कर रहे थे, जब हम डिमांड फॉर मनी सीख रहे थे, तो हमने डिफरेंट अप्रोच पढ़े थे। तो एक अप्रोच क्या था, इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच। क्या आप जैसे इन्वेंट्री आप मेंटेन करते हो वैसे आप डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट भी आप मेंटेन करो, वैसे आप मेजर करो कि डिमांड फॉर मनी कितना होना चाहिए, है ना। अब आपको ना इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच को ध्यान में रखना है और आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है।
ओके, सो जब हमने इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच हमने अंडरस्टैंड किया तो हमने क्या देखा था कि देखो इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। There is inverse relationship, there is negative relationship between the money demand and the interest rate. ये हमने डायरेक्टली कहाँ से पढ़ा था, जब हमने इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच पढ़ा। ऑल्दो ये भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा क्यों है के ऊपर अभी हम फोकस नहीं कर रहे, ऐसा है इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके, सो ये वाला कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ, बट उससे पहले सुना मेरी बात, ये जो कंसेप्ट है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है, ये अगर मैं आपको बताऊं सिंपल शब्दों में ऐसे है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि अगर आप बैंक में पैसा 100 रुपये आपके हाथ में है, अगर आप इसको बैंक में इन्वेस्ट करते हो आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। ये आज की सिचुएशन है, तो आप बोलते हो मेरे को 10% का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मैं 100 रुपये अपने हाथ में रखूंगा, बट कल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 20% हो जाता है, तो बैंक आपको कह रहा है कि नहीं, अगर तू मेरे पास पैसा रखेगा मैं तुझे 20% का इंटरेस्ट ऑफर करूंगा। सो दैट मीन्स आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ गया, राइट। सो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाता है तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाती है। सो यहाँ पे वही कंसेप्ट है बेटा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा। सो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट के बीच में। आपको बस क्या कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि यार अगर मेरा बैंक मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है तो मैं हाथ में पैसा कम रखना चाहूंगा, मैं बैंक में ज्यादा पैसा रखूंगा ताकि मेरे को इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी के बीच में। ठीक है, आगे चलेंगे। सो नेक्स्ट इज नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ। कहता है आप मुझे बताओ डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा कब, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा कब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तुम हाथ में पैसा कब ज्यादा रखना चाहोगे। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी होल्डिंग दैट इज बॉन्ड एंड स्टॉक रिटर्न। यहाँ पे उसने इसको डिनोट किया हुआ कि रिटर्न जो बॉन्ड से आपको आएगा या इक्विटी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है वहां से जो रिटर्न आएगा उसको ये आर ही कह रहा है, डिक्लाइन एंड वाइस वर्सा। सिंपल सा आंसर बनेगा यही। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ना अपने हाथ के अंदर पैसा ज्यादा तब रखना चाहोगे जब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आपको कम पैसा देगी। अगर आपको लगता है कि मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो मेरे को खाली 2% मिल रहा है ना, तो आप अपने हाथ में पैसा ज्यादा रखना चाहोगे। या आपको लगता है मेरे को वहां पे कोई इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, कोई इनकम ही नहीं हो रही है, सो आप यहाँ अपने हाथ में पैसा ज्यादा रखना चाहोगे। सो दैट मीन्स अगर आपको बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने से या इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करने से रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो फिर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो आप हाथ में पैसा कम रखोगे, डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा। तो कहता है आप मुझे बताओ डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा कब, ये तब बढ़ेगा डिमांड फॉर मनी, मतलब हाथ में पैसा तुम ज्यादा रखना चाहोगे जब जो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है तुम्हें रिटर्न कम देगी, व्हेन द रिटर्न डिक्लाइन एंड वाइस वर्सा। मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वहां पे पैसा रखने की अगर वो कम हो जाएगी तब आप अपने हाथ में ज्यादा पैसा रखना चाहोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस इसने गलत लिखे हुए, कोई फायदा नहीं इनको पढ़ के। आगे चलेंगे। रिजर्व मनी में क्या आता है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, हमने इसको अंडरस्टैंड किया था बेटा। सो रिजर्व मनी के अंदर आता है करेंसी इन सर्कुलेशन। सो इसके अंदर आता है करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बाकी सारे जो अदर डिपॉजिट है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था। इनफैक्ट मैंने आपको ये फॉर्मूले का एक चार्ट सा भी दिया था बना के, कैसे हम M1 कैलकुलेट करते हैं, M2, M3, वो सब कुछ इंक्लूडिंग कि रिजर्व मनी आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। आगे चलेंगे। अच्छा M1 के अंदर क्या, आप M1 कैसे कैलकुलेट करते हो ये भी मैंने आपको यहाँ से फॉर्मूला से बताया हुआ है कि M1 के अंदर क्या आता है बेटा। M1 के मतलब जो लोगों के पास पैसा है ना, जो लोगों के पास पैसा है प्लस जो आपके कासा के अंदर पैसा है, मतलब मनी दैट इज इन द सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी, एंड अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आ जाएगा। सो यहाँ पे राइट आंसर इज गोइंग टू बी, सो जो लोगों के पास पैसा है मतलब पब्लिक के पास पैसा है, सो दैट मीन्स करेंसी एंड कोइंस विद द पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। सो दैट मीन्स ये डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक मतलब करंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो तुम्हारा पैसा है, एंड अदर डिपॉजिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ से आपका M1 निकलता है। फिर M1 को ही बेस बनाकर तुम M2 कैलकुलेट करते हो, फिर M3 और M4, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। ठीक है, चलो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम सेंट्रल बैंक इज, पहले तो अपने को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सो होता क्या है, जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक को सिर्फ एक फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है।
विच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ पार्ट इन गोल्ड, मतलब अपने पास ना मिनिमम रिजर्व होना चाहिए, कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास खुद के पास कुछ पैसा होना चाहिए, है ना। और वो कैसा होगा, उसमें कुछ गोल्ड होना चाहिए एंड बाकी सारा द रिमेनिंग इन फॉरेन सिक्योरिटी। सो मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब हाई पावर्ड मनी का कंसेप्ट आता है ना कि कितना वो मनी इशू करेगा, हाई पावर्ड मनी कितना होगा, वो करने से पहले उसको ना कुछ मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। वो मिनिमम रिजर्व कैसे वो मेंटेन करता है, कुछ हिस्सा उसका गोल्ड में होगा और रिमेनिंग फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटी के अंदर होगा। और एक बार आप ये मिनिमम रिजर्व मेंटेन कर लेते हो, उसके बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी इशू कर सकता है, कितना भी वो पैसा, कितने भी वो नोट्स छाप सकता है, ठीक है, कितना भी वो हाई पावर्ड मनी वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर सकता है, ऐसा अपना कंसेप्ट है। डिपेंडिंग अपॉन उसकी जो मार्केट की मॉनेटरी नीड्स है वो क्या है, वो किस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना चाहता है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा। सो यहाँ पे वो कहना चाह रहे, देखो अगर हम बात करें मिनिमम रिजर्व सिस्टम की, तो पहले तो अपने को ये पता ही होना चाहिए कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब क्या, कि कुछ तो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रख रहा है रिजर्व के तौर पे, जिसमें कुछ अमाउंट गोल्ड में है और बाकी सारा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर है। सो दैट रिजर्व इज बेसिकली माय मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना पैसा छापेगा, कितना हाई पावर्ड मनी होगा, टू एनी एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द मार्केट, ऐसा। सो कहता है अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट, क्या वो कितनी भी करेंसी इशू कर सकता है, ही इज एम्पावर्ड टू इशू, क्या हुआ, गिव मी अ सेकंड, ओके सो नाउ आई थिंक स्क्रीन इज फाइन, ओके। टोल्ड यू कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो थोड़ा सा अपने पास रिजर्व रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद जितना उसको ठीक लगता है, टू एनी एक्सटेंट ही कैन प्रिंट द मनी, राइट। तो वो कितना हाई पावर्ड मनी इशू कर पाएगा टू एनी एक्सटेंट। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट, यस वो कितना भी मनी इशू कर सकता है बाय कीपिंग एन इक्विवेलेंट रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, राइट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, चलो देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है वो। एम्पावर टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग ओनली अ सर्टेन मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। तो ऐसा नहीं है कि आपको जितना पैसा आप इशू करना चाहते हो उतना आप इशू कर सकते हो, बट उतना ही अपने को रिजर्व भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करने के बाद आप कितना भी इशू कर सकते हो। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 10th का बी, ठीक है। सो बाकी इसने कुछ भी लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 11th इट सेज इफ द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कांस्टेंट देन, अगर पब्लिक का बिहेवियर और कमर्शियल बैंक का बिहेवियर सेम है तो आप बताओ कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले आप इसका इंप्लीकेशन समझो कि अगर पब्लिक का बिहेवियर सेम है इसका मतलब करेंसी डिपॉजिट रेशियो, और अगर कमर्शियल बैंक का बिहेवियर सेम है तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि अगर पब्लिक का बिहेवियर सेम है, पब्लिक का बिहेवियर सेम होने का मतलब कि भाई जितना पैसा वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो उतना वो हाथ में रख रहे हैं, जितना वो बैंक के पास डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं वो बैंक के पास डिपॉजिट कराना चाह रहे हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। तो सी अपना कांस्टेंट है। रिजर्व अगर कमर्शियल बैंक का बिहेवियर भी कांस्टेंट है, मतलब कमर्शियल बैंक भी एक मिनिमम परसेंटेज रिजर्व में रखकर बाकी वो सारा लोन के ऊपर दे रहा है, जितना वो रिजर्व में मेंटेन कर रहा है वो उसका जो परसेंटेज है वो भी कांस्टेंट है। सो कमर्शियल बैंक और पब्लिक का बिहेवियर सेम है, इसका मतलब क्या होता है सी और आर दोनों सेम है। तो आप मुझे बताओ इससे क्या होगा, तो इससे ना अपना जो मनी मल्टीप्लायर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू योर मनी मल्टीप्लायर इनटू बे हाई पावर्ड मनी, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। सो अगर बेटा आपका मनी मल्टीप्लायर कांस्टेंट है ना, और अब आप मुझे बताओ कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई किसकी वजह से इफेक्ट होगी, हाई पावर्ड मनी की वजह से इफेक्ट होगी, बिकॉज ये वाला जो एस्पेक्ट है वो कांस्टेंट है। आपका जो ये मनी मल्टीप्लायर है वो कांस्टेंट है, और ये मनी मल्टीप्लायर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि पब्लिक और कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कांस्टेंट है, मतलब सी और आर कांस्टेंट है। सो कंसेप्ट ये है कि अगर सी और आर कांस्टेंट है इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर कांस्टेंट है और मार्केट सप्लाई ऑफ मनी, राइट। सो मनी सप्लाई दो चीजों से बनता है, एम इंटू एच, जहां पे एम कांस्टेंट है तो ओनली एक ही एस्पेक्ट है अब जिसके ऊपर मनी सप्लाई इफेक्ट होगा, एंड दैट इज हाई पावर्ड मनी,
ठीक है। तो नीचे यहाँ पे अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी और आंसर देना है। सबसे पहले, अगर बिहेवियर ऑफ पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कांस्टेंट, देन कहता है द टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी, मतलब मनी सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड होगा, इट विल डायरेक्टली बी विद द सप्लाई ऑफ नॉमिनल हाई पावर्ड मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, दिस इज योर आंसर, इट विल नाउ ओनली बी डिपेंडेंट ऑन दी हाई पावर्ड मनी, जिसको कौन इशू करते हैं, जिसको हम रिजर्व मनी भी कहते हैं, विच इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ये कंसेप्ट आप एक बार लिख भी लो, कहीं आप भूल ना जाओ, अपनी बुक के ऊपर इसको लिख सकते हो अगर आपके पास ये कंक्लूजन नहीं है तो। ओके, इसके बाद आप बाकी ऑप्शन देखोगे, सेकंड ऑप्शन तो कहता है it is if the behavior of public and commercial bank is constant, then total supply of nominal money in the economy will vary directly with the rate of interest. No beta, it is directly in proportion to the high powered money. So मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हाई पावर्ड मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हाई पावर्ड मनी बढ़ेगा, सो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज, मनी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो बाकी के ऑप्शन भी ऐसे इसने गलत ही लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। कहता है अंडर द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, अब आप मुझे बताओ कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम को ध्यान में रखते हुए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे भी ना, व्हाट इज फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, सो जैसे कि अपने जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो कमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज रिजर्व्स में रखते हैं, है ना, फिर उसके बाद जो भी उनको डिपॉजिट आया, एक कुछ परसेंटेज रिजर्व्स में रखने के बाद वो बाकी सारा पैसा लोन के ऊपर दे देते हैं। तो जितना पैसा वो अपने पास रिजर्व में रख रहे, दैट इज योर रिजर्व सिस्टम। कहता है अंडर फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम द मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी, या रिजर्व मनी या फिर हाई पावर्ड मनी, एंड इट इज मनी मल्टीप्लायर। विच ऑफ दीज इज द राइट आंसर। पहले ना अपने आप को कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, कंसेप्ट अपने को रिकॉल करना पड़ेगा। नोट कंसेप्ट क्या है, सॉरी कंसेप्ट क्या है, मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इंटू एच। सो मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम मतलब क्या, मनी मल्टीप्लायर इंटू हाई पावर्ड मनी, एंड हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू रिजर्व मनी। एंड रिजर्व मनी अपना कैसे निकलता है, हाई पावर्ड मनी, अभी ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, करेंसी विद पब्लिक प्लस कैश रिजर्व ऑफ बैंक। सो कमर्शियल बैंक का पैसा विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस डिपॉजिट ऑफ बैंक विद द सेंट्रल बैंक। सो अगर मैं इन तीनों चीजों को मिला देती हूं तो जो मेरे पास आता है वो क्या है, दैट इज माई रिजर्व मनी, राइट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या है, कहता है कि अगर फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की हम बात करें तो मनी सप्लाई, सो बेटा ये वाली चीज मनी सप्लाई, अगर ये हाई पावर्ड मनी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मनी सप्लाई भी बढ़ेगा, है ना। तो कहता है द मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी। क्या ये बात सही है, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ योर हाई पावर्ड मनी ना। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1 इंटू 2, सो बेटा 2 बढ़ेगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगा और 1 बढ़ेगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आपको। सो यहाँ पे m क्या, मनी मल्टीप्लायर, तो अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगा, और अगर हाई पावर्ड मनी बढ़ेगा तो भी क्या बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। सो अगर फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की बात करें, अंडर दिस सिस्टम मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी विच इज 2, या फिर रिजर्व मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। क्या आपको समझ में आया ये आंसर क्यों है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए, और मैंने आपको लॉजिक बता दिया इसका क्या है। ठीक है, डन है, आगे चलेंगे। मैम बाकी सारे ऑप्शन उसने बाकी सारे ऑप्शंस के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है, कहीं पे इंक्रीजिंग कर दिया है, कहीं पे डिक्रीजिंग कर दिया, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो मैंने आपको लॉजिक बता दिया दोबारा से, मनी सप्लाई इंक्रीजिंग फंक्शन है मनी मल्टीप्लायर का एंड योर हाई पावर्ड मनी का, और ये लॉजिक मैंने आपको बताया ऐसा क्यों है, अभी हमने ऊपर देखा भी। आगे मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्ज, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा कब होगा। पहले मनी मल्टीप्लायर का हमने ना एक फॉर्मूला देखा था, आप इसको लिख लो अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है, ऑल्दो अगर आप रियल फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे होंगे तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 प्लस सी आर प्लस ई प्लस सी। सो अगर मैं इन तीनों में से ये तीनों अगर जो डिनोमिनेटर है उसको मैं कम कर दूंगी, क्या ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे m की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो m क्या है, मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर ये कब बढ़ेगा, ये कब ज्यादा होगा, जब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रही हूँ C मतलब करेंसी रेशो, C का मतलब क्या होता है, करेंसी रेशो, R क्या होता है, रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, और E क्या होता है, एक्सेस रिजर्व रेशो, है ना। सो देखो कुछ तो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना ही पड़ता है ना, उसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, एंड फिर कुछ वो एक्स्ट्रा रखता है एक्सेस रिजर्व रेशो, राइट। और C मतलब क्या, करेंसी रेशो। सो अगर मुझे मनी मल्टीप्लायर बढ़ाना है तो मेरे को रिजर्व रेशो भी, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, E मतलब क्या, एक्सेस रिजर्व रेशो, C मतलब क्या, करेंसी रेशो, मतलब डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा।
तो ये तीनों चीजें कम होंगी तब मेरा मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कहता है मनी मल्टीप्लायर लार्ज कब होगा, तो मनी मल्टीप्लायर लार्ज होगा फॉर लोअर करेंसी रेशो, जब सी भी कम हो जाएगा, लोअर रिजर्व रेशो आर भी कम हो जाएगा, एंड लोअर एक्सेस रिजर्व रेशो ई भी कम हो जाएगा। मतलब जो भी आपके कंपोनेंट इससे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आ रहे हैं वो सारे कम हो जाएंगे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 13th का सी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस, कहता है एक फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस, किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉनेटरी बेस के लिए, एन इंक्रीज इन द करेंसी रेशो कॉजेज मनी मल्टीप्लाई टू डैश एंड मनी सप्लाई टू डैश। फिर से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो कहता है कि अगर मैं करेंसी रेशो को बढ़ा दूं, सो इससे मेरा मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, मतलब सी अगर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो मेरा मनी मल्टीप्लायर क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इट विल डिक्रीज। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इफ द कमर्शियल बैंक रिड्यूस देयर होल्डिंग ऑफ एक्सेस रिजर्व, ई की बात कर रहा है कि अगर आप ई कम कर दोगे तो क्या बढ़ जाएगा, मेरा ऑटोमेटिकली मेरा जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई विल इंक्रीज, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर भी तो बढ़ जाएगा। सो मनी सप्लाई विल इंक्रीज। ओके, डन है ये, राइट। सो देखो मैं आपको बताऊं, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो बोलेगा कि अगर मेरा आर ये इंक्रीज हो गया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, अगर ई इंक्रीज हो गया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, सी इंक्रीज हो गया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, ऐसा। और इसका उल्टा तो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने को यहां से इसको मेजर करना है। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंड्यूस्ड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, या मेन रीजन क्या होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मनी सप्लाई को कम करना। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसका रीजन क्या होता है कि मनी सप्लाई को मार्केट के अंदर कम करना, एंड और वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कैसे करता है, बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो डेफिनेटली आपके हाथ में पैसा कम रहेगा। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल रिड्यूस। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये कहता है इससे होगा क्या। नंबर 1 16 का सबसे पहले ऑप्शन, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर फर्म्स। ऐसा है क्या कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, ऐसा मान के चलो कि भाई जो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो तुम्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर जो तुम्हारी कॉस्ट इनकर हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज एंड रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर फर्म इट विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। सो दिस इज नॉट द इनकरेक्ट ऑप्शन, बट जो दूसरा ऑप्शन है ना वो ज्यादा सही है। कहता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा और रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ेगा, फर्म्स के लिए भी और हाउस होल्ड के लिए भी। मतलब अगर एक हाउस होल्ड भी बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा तो उसको भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देयरफॉर राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। एक बार सी भी पढ़ लेते हैं। कहता है इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। कहता कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, अगेन इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ओके, आगे चलेंगे। डिफ्लेशन के दौरान होता क्या है, डिफ्लेशन क्या है, बेसिकली चीजें सस्ती हो रही है, ऐसा। कहता है नंबर 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द CRR। पहले मेरे को समझना पड़ेगा कि अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वहां पे जो पॉलिसी वो बनाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर होगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब वो चाहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो। ठीक है, सो मनी सप्लाई इंक्रीज करने का एक तरीका क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। सुनना, कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा, आप क्या करोगे, जैसे कि एक बैंक है बेटा, बैंक का नाम है HDFC। अभी मेरा क्या चल रहा है कि हमारे HDFC बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आएगा, मतलब जो भी लोग अपना पैसा HDFC बैंक के पास डिपॉजिट कराएंगे, राइट, उसका 20% इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा in the form of CRR, that is cash reserve ratio. So that means अगर लोगों ने इसके पास पैसा डिपॉजिट कराया हुआ है 10,000, तो उसका 20% किसके पास रहेगा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहेगा। सो दैट मीन्स इसमें से जो रिमेनिंग बैलेंस है सिर्फ 8,000 रुपए ही ये आगे बैंक लोन के ऊपर कस्टमर को दे पाएगा। आपको समझ में आ रहा है। सो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफ्लेशन को क्यों करना चाहता है, दैट मीन्स अगर वो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है
तो उसको ना मार्केट के अंदर क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब वो चाहेगा कि लोगों के हाथों में पैसा आए, मतलब वो चाहेगा कि लोग लोन ले बैंक से। तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो ये जो CRR इसकी रेशियो को कम कर देगा। तो वो बैंक को क्या बोलेगा कि अभी तक तू मेरे पास 20% पैसा रखता था ना, अब तू खाली मेरे पास 10% पैसा रख। सो दैट मीन्स जितना तेरा डिपॉजिट आ रहा है ना, उसमें से सिर्फ तुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना रखना पड़ेगा, बैंक को सिर्फ आपको रखना पड़ेगा सिर्फ 1000 रुपीज, है ना। सो दैट मीन्स बाकी का जो 9000 रुपीज है उसको आप लोन पे दे सकते हो। सो पहले आप खाली 8000 रुपए लोन पे दे पा रहे थे और अभी आप कितना दे पाओगे, 9000 रुपए। तो मतलब पहले मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कितना था, 8000, और अभी कितना क्रिएट हुआ है, 9000। और फिर इसके ऊपर क्रेडिट क्रिएशन का इफेक्ट भी आएगा, मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट भी आएगा। आपको समझ में आ रहा है। तो कहता है अगर डिफ्लेशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CRR को कम करता है या बढ़ाता है, कम करता है बेटा, क्योंकि अगर आपने उसको बढ़ा दिया तो मतलब बैंक को अपना टोटल डिपॉजिट का ज्यादा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा, तो उनके पास लोन देने के लिए कम पैसा अवेलेबल होगा। सो जब डिफ्लेशन होती है तब CRR कम होता है, और जब इन्फ्लेशन होती है तो CRR बढ़ता है। ऐसा क्यों कर रहा है वो डिफ्लेशन के टाइम पे CRR को कम क्यों कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू एनेबल द बैंक, ताकि बैंक क्रेडिट एक्सपेंड कर पाए, मतलब बैंक ज्यादा लोन दे पाए, एंड जिसकी वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ पाए। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 17th का A। मैंने कंसेप्ट बता दिया, बाकी सारे ऑप्शन आप बाद में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, रिवर्स रेपो ऑपरेशन टेक प्लेस व्हेन। होता है कि रिवर्स रेपो, तो रिवर्स रेपो होता है बेटा, ऐसा समझेंगे कि देखो, जब HDFC बैंक मतलब जो कमर्शियल बैंक है, जब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं तो उसको हम रेपो कहते हैं, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन लेगा तो ये रिवर्स रेपो बन जाएगा, सिंपल, राइट। सो रिवर्स रेपो कब होगा, व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज द मनी फ्रॉम द बैंक बाय गिविंग देम द सिक्योरिटीज। तो मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है तो दैट इज रिवर्स रेपो ऑपरेशन, उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो ऑपरेशन। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप मीन। अभी इसको हम बहुत डिटेल के अंदर हमने लिक्विडिटी ट्रैप को समझा था, डायग्राम के साथ भी हमने समझा था। अभी आप इसको बहुत सिंपल शब्दों में ऐसे समझो कि लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप कितने भी एफर्ट मार लोगे, जो कस्टमर है ना वो पैसा हाथ में ही रख के बैठेगा। ये सिचुएशन क्यों आई थी ये भी हमने अंडरस्टैंड किया था। तो सुनना, लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है वेयर द डिजायर टू होल्ड बॉन्ड्स इज वेरी लो। लोग कहते हैं हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे बॉन्ड के अंदर, हमारी डिजायर ही खत्म हो गई है, मतलब वो हाथ में पैसा रख के बैठ रहे हैं, एंड अप्रोच इज जीरो, and the demand to hold money in liquid form as an alternative approach is the infinity। कहता हम तो हाथ में कैश रख के बैठेंगे and this desire to hold the money in your hand is infinity। So this trap is known as liquidity trap, कि आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो क्योंकि उधर इंटरेस्ट ही नहीं आपको मिल रहा है। ये हमने पूरा सिचुएशन अंडरस्टैंड किया था लिक्विडिटी ट्रैप का। ठीक है, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैनल ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता क्या है। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का मतलब है, ये जो मैकेनिज्म है ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे किसी भी पॉलिसी के अंदर कोई चेंज आ रहा है, मतलब हाउ अ चेंज इन पॉलिसी रेट बाय सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बेसिकली अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज कर रहा है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, तो इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर क्या रहा है, इसका इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर क्या पड़ रहा है। ठीक है, सो जो मैकेनिज्म उसको एक्सप्लेन करता है दैट इज नोन एज मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। तो ये कहता है आप मुझे बताओ कि नीचे जो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट चैनल बताए गए हैं, इसमें से कौन सा चैनल मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म नहीं है। सो इसका राइट आंसर सबसे पहले सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। यस बेटा, इट इज वेरी मच अ चैनल फॉर मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। व्हाई? बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट के थ्रू मैनेज होता है। अगर देखो इंटरेस्ट रेट अगर आपका ज्यादा होगा तो आप वहां पे लोन कम लेना चाहोगे, तो इसका मतलब आपके हाथ में पैसा कम आएगा एंड ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग अफेक्ट होगा। Right, so it is a channel for monetary transmission mechanism. Cash flow channel is also a channel for monetary transmission mechanism because it affects your cash flows
एक्सचेंज रेट चैनल अगेन आरबीआई, राइट। वेयर एज इंटरनेशनल ट्रेड चैनल अगर मैं बात करूं, ये कोई अलग से चैनल होता ही नहीं है, इट इज अ सबसेट ऑफ एक्सचेंज रेट चैनल। सो एक्सचेंज रेट होते क्या है कि जिस रेट के ऊपर आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट कराते हो। सो इंटरनेशनल ट्रेड चैनल किसका पार्ट होता है? एक्सचेंज रेट चैनल का पार्ट होता है। सो उसने क्या बोला, इसमें से कौन सा चैनल मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म नहीं है? इंटरनेशनल ट्रेड चैनल नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू कमर्शियल बैंक। सो अगर किसी एचडीएफसी बैंक को या किसी और कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए तो वो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले लेते हैं एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको फाइनेंशियल अकोमोडेशन देता है थ्रू रेपोज एंड रिवर्स रेपोज। ये कहाँ पे कवर्ड होता है बेटा? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 21 का सी। चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ द रिजर्व रेशो आर इज 0.10, तो अगर आपका रिजर्व रेशो कितना है? R इज इक्वल टू 0.10 एंड देयर इज एन इंक्रीज इन रिजर्व बाय 1000, और रिजर्व आपके कितने से बड़े हैं? 1000 से बड़े हैं। तो आप मुझे बताओ मनी सप्लाई कितने से बढ़ेगा? पहले आप मुझे बताओ मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। तो मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1/r होता है। सो यहाँ पे आप निकालो 0.10, तो अपने को मनी मल्टीप्लायर पता लग जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 0. अगर मैं निकालू यहाँ पे तो कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 0.10, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10। सो मनी मल्टीप्लायर कितना है? 10। सो इसका मतलब अगर तुम्हारे रिजर्व 1000 से बढ़ रहे हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट अगर आप निकालोगे, मनी मल्टीप्लायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बेटा? 10,000। सो दैट मीन्स मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना बढ़ेगा? 10 टाइम्स ऑफ व्हाट योर इंक्रीज इन द रिजर्व, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर कितना है आपका? है 10। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 10,000, ठीक है। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स रेपो रेट इज लिंक्ड टू रेपो रेट इन द फॉलोइंग वे। सो हम ना रेपो रेट से ही रिवर्स रेपो रेट निकालते हैं, ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है। सो अगर रेपो रेट अपना अभी 10% चल रहा है तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा? 10% माइनस 1%, राइट। सो रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू रेपो रेट माइनस 1%। तो जितना रेपो रेट होगा उसमें से 1% आप माइनस कर दोगे तो मेरा क्या आता है? रिवर्स रेपो रेट आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फियाट मनी? फियाट मनी क्या होती है? जो हम नोट्स यूज करते हैं, दैट इज फियाट मनी। तो पुराने जमाने के अंदर जो करेंसी यूज होती थी वो क्या था? गोल्ड था, सिल्वर था, धान वगैरह थे, ये हमने डिस्कस करा था, राइट। और अभी जो मनी हम यूज करें दैट इज फियाट मनी। तो इसमें से कौन सी मनी फियाट मनी है? करेंसी नोट्स। दिस इज माई फियाट मनी। So this is my fiat money, right? आगे चलेंगे। The concept of animal spirit in Keynes theory refers to। So Keynes theory ने एक concept दिया था animal spirit का, और वो concept क्या था? That was based upon psychological factors influencing the economic decision। साइकोलॉजिकल फैक्टर किसका? जैसे कि अगर मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ तो ऐसा होने वाला है तो आज मैं क्या डिसीजन लूंगी? दैट इज माई एनिमल स्पिरिट, ऐसा कीन्स ने बोला था। तो कहता है कंसेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट इन कीन्स थ्योरी इट रेफर्स टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी आपकी क्या कह रही है, उसके बेसिस पे यू आर मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन। सो दैट स्पिरिट इज द एनिमल स्पिरिट। सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। आगे चलेंगे। ओके, यहाँ पे अपने को M1 कैलकुलेट करना है। सो M1 बहुत सिंपल है, ऊपर एक फॉर्मूला भी आया था, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर M1 भी आ सकते हैं, M2 भी आ सकता है, M3 भी आ सकता है, M4 भी आ सकता है, और समरी के अंदर वो जो L1 मैंने आपको L2 वगैरह सब कुछ निकालने सिखाए थे वो भी आप एक बार देख लेना, एग्जाम में वो भी आ सकता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले M1 के अंदर क्या चीजें आएगी बेटा? करेंसी फ्रॉम पब्लिक आएगी, करेंसी विद पब्लिक, यस। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आएंगे, यस, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आएंगे। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई आएगा, यस, बैंकर डिपॉजिट, सॉरी, इसके अंदर और क्या चीजें आएंगी? यस, इसके अंदर और क्या आएगा? अपने कासा का अमाउंट आएगा, दिस इज डिमांड डिपॉजिट आएंगे इसके अंदर 4,23,120 के, एंड देन टाइम डिपॉजिट इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सो अब यहां से आप निकाल लेंगे कि क्या आ रहा है। तो 5,02,738 प्लस 7,016 प्लस 4,23,120। सो ये आ रहा है 9,32,874। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। सो ये आएगा, एंड डिमांड डिपॉजिट आएंगे आपके ये आएंगे, ठीक है।
सो दिस इज योर M1। ये M1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, M2 और M3 वगैरह का भी, तो वहां से सिंपल बन जाएगा। बैंक अर्न्स अ प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस बिटवीन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आप ये देखोगे ये क्वेश्चन जुलाई 2024 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पिकअप किया क्योंकि कुछ बच्चों को इतने सिंपल क्वेश्चन का भी जवाब नहीं आता है कि बैंक की कमाई होती क्या है। तो बैंक की कमाई होती बेटा ये कि देखो, अगर ये है एक बैंक HDFC बैंक है ना, दो काम है जो बैंक मोस्टली परफॉर्म करता है। एक तो ये बैंक लोन देता है, और जो दूसरा काम है जो बैंक परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, एक तो ये लोन देता है, दूसरे लोगों से डिपॉजिट लेता है ना, पैसा लेता है। जैसे कि आपका बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर, ऐसा। तो आपका जो सेविंग अकाउंट के अंदर FD के अंदर पैसा है वो डिपॉजिट है, बैंक इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। सो बैंक अगर आपको डिपॉजिट आप बैंक के पास रखते हो, इंटरेस्ट अगर वो दे रहा है आपको, मान के चलते 8% का, आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे, वो आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा वो 10% का चार्ज करेगा, और उसकी कमाई क्या होगी, ये 2%। सो बैंक अपना प्रॉफिट किसके ऊपर अर्न करता है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट जो उसने डिपॉजिटर से चार्ज किया एंड द इंटरेस्ट ऑफर टू बोरोवर। ये उल्टा लिखा हुआ है बेटा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन, लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो और डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक देता है। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। 27 का आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप गलती मत कर देना, जो डिपॉजिट आप बैंक के पास रखते हो उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, बट जो बैंक से आप लोन लेते हो उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, रेट का डिफरेंस है, वही बैंक की कमाई होती है। ओके, आगे चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये हमने पहले भी इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है कि देखो M1 M2 M3 हम निकालना सीखते हैं ना, तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, फिर उसके बाद M2, फिर उसके बाद M3। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आगे चलेंगे। Which among the following is called the rate of interest charged by Reserve Bank of India for lending to various commercial bank by rediscounting the bills in India? इसको हम बोलते हैं बेटा बैंक रेट। सुनो मेरी बात, मैंने आपको जब ये कंसेप्ट सिखाया था तो मैंने आपको ये बताया भी था कि बैंक रेट अभी एक बहुत ही ओल्ड कंसेप्ट हो चुका है, अब ये रेट फॉलो नहीं होता है। अब हम जो रेट यूज करते हैं दैट इज रेपो रेट। तो इसमें से कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें से कौन सा वो रेट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो कमर्शियल बैंक को कोई पैसा दे रहा है, और कैसे, बाय रीडिस्काउंटिंग द बिल। तो वो रेट कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट चार्ज कर रहा है दैट इज बैंक रेट। समझ में आ रहा है, तो जिधर भी रीडिस्काउंटिंग अपने को लिखा हुआ दिख गया तो आप समझ लेना वो बैंक रेट की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। रिवर्स रेपो रेट, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर रिपीट हुआ है। सो ये वो रेट है जिस रेट को यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा लेता है। देखो ऊपर उसने बोला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, अब इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कहता है ये वो रेट है जिस रेट को यूज किया जाता है फॉर कमर्शियल बैंक टू गिव मनी टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इस रेट को यूज करके कमर्शियल बैंक पैसा लैंड करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सो बी इज द आंसर। ऊपर इसने सेम ही क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम किया था। आगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितने दिन में कैलकुलेट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट होता है वंस इन अ मंथ। अगेन अ वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ब्रॉड मनी किसको कहते हैं, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया है, और मैंने जब इसको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बहुत एम्फेसाइज करके बताया था कि जो M3 होता है उसको हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। सो M3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉड मनी। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी तक सारे क्वेश्चन ऊपर ना वो ट्रिकी आते हैं, अभी थोड़े से क्वेश्चन सिंपल भी आ रहे हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में इतने ट्रिकी नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल भी देखने को मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चन हैवी होंगे इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर कंसेप्चुअल चैप्टर है। आगे कहता है इफ द सेंट्रल बैंक कंडक्ट एन ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो अगर आप ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करते हो, ये भी मैंने आपको बताया था क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो अगर ओपन मार्केट परचेज कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो इसका इफेक्ट मनी सप्लाई के ऊपर क्या आएगा, सुनना। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना दो तरीके के काम करते हैं यहाँ पे ओपन मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, या तो वो बाय करेगा या तो वो सेल करेगा। सो बाय एंड सेल किसका होगा बेटा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का होता है। सो आप बाय करोगे सेल करोगे, वो डिपेंड करेगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। जैसे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि यार मार्केट में लोगों के पास पैसा आना चाहिए, वो मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज करना चाहता है ना। सो उस सिचुएशन के अंदर वो चाहेगा कि लोगों के हाथों में पैसा पहुंचे, वो क्या करेगा, तो उनसे सिक्योरिटी बाय करेगा। तो मतलब आप उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करोगे तो वो सेल करेंगे,
तो आप जैसे उनसे बाय करोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसा देगा, तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो कहते हैं कि अगर आप बाय कर रहे हो तो इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मनी सप्लाई विल इंक्रीज। और अगर आप सेल करोगे तो आप बोलोगे ये लो मैं बॉन्ड निकाल रहा हूँ, कितना अच्छा बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट का बॉन्ड है, इसमें इन्वेस्ट करो, तो लोग अपना पैसा तुम्हें दे देंगे, तो मतलब लोगों के हाथों में से पैसा कम हो जाएगा, मतलब मनी सप्लाई विल डिक्रीज। इसको हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डन है ये? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो परचेज कर रहा है तो इंक्रीज होगी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई। आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल रेमेडी वुड यू एडवाइज व्हेन इकोनॉमी इज फेसिंग द रिसेशन? कि इसमें से तुम क्या एडवाइस करोगे जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है? ये रिसेशन हमने बिजनेस साइकिल्स देखे थे डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से एक फेज क्या आता है रिसेशन का, जब सारी चीजें खराब हो रही होती है। तो इसमें से तुम क्या एडवाइस करोगे? पहली बात फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है, मतलब इधर टैक्सेशन के ऊपर बात होगी, तो हम बोलते हैं कि टैक्स रेट आप अपना कम कर दो, तो गवर्नमेंट में कट द टैक्स रेट टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। ये थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्स हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 7 से, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो चैप्टर 7 में भी फिट बैठते हैं, चैप्टर 8 के अंदर भी फिट बैठते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? बी बनेगा। तो आप टैक्स का रेट कम कर दोगे, उससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचना शुरू हो जाएगा, तो मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ऐसा। आगे, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड बाय फ्रीडमैन विच वन इज नॉट वन ऑफ द 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी? तो आपको बताना है कि जो फ्रीडमैन ने डिटरमिन दिए थे डिमांड फॉर मनी को कैलकुलेट करने के लिए, इसमें से कौन सा डिटरमिनेंट उसमें नहीं फॉलो होता है? तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा, फॉरेक्स ट्रेड है, ऐसा कोई डिटरमिनेंट था ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। अकॉर्डिंग टू हुम, किसके अकॉर्डिंग रैशनल बिहेवियर इंड्यूसेस इंडिविजुअल टू होल्ड एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वेल्थ पोर्टफोलियो विच इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ बोथ बॉन्ड्स एंड मनी? कहते हैं ऐसा किसने बोला था कि आपको ना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारा ही पैसा बॉन्ड में रख दो, ना ही ऐसा कि सारा पैसा तुम्हारा मनी की फॉर्म में रहना चाहिए, कुछ बॉन्ड में भी होना चाहिए और कुछ आप अपना पैसा मनी मतलब आप लिक्विड फॉर्म में भी रख रहे हो। ऐसा किसने बोला था? ऐसा टोबिन ने बोला था। ऐसा किसने बोला था? दिस वाज बाय टोबिन। सो राइट आंसर इज टोबिन। आगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऊपर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, राइट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया, बट ये किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो कमिटीज बनी थी, जैसे कि अलग अलग कमेटी थी, टंडन कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, शोर, बेजल कमेटी। तो ये किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये बना है ये कंसेप्ट? दिस इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। दिस इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी, राइट। जब बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए थे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, आगे चलेंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड, ये तो अपने को पता है ना कि अच्छा यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? हाई, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मनी की बात नहीं कर रहा बेटा, ये बात कर रहा है कमर्शियल बैंक जो मनी क्रिएट करता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी। उस मनी को हम कहते हैं दैट मनी इज कॉल्ड एज क्रेडिट मनी। सो राइट आंसर इज डी। कैलकुलेट द करेंसी विद पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो मुझे इसमें से क्या निकालना है? मुझे वो करेंसी निकालना है, करेंसी विद द पब्लिक। तो देखो इसमें सबसे पहले तुम टोटल करेंसी निकाल लो। अगर तुम ये तीनों चीजें ऐड करोगे ना, नोट्स इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ रुपी कॉइन एंड सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया भी था इफ यू रिमेंबर। इन तीनों चीजों को तुम ऐड करोगे तो तुम्हें टोटल करेंसी कितना है वो पता लग जाएगा। और इस टोटल करेंसी में से जितना पैसा बैंक के पास पड़ा है वो माइनस कर दो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि पब्लिक के पास कितना करेंसी है। तो पहले टोटल करेंसी निकाला तुमने कैसे? ऐसे 45,000 करोड़ प्लस 1500 करोड़, 45,000 करोड़ प्लस 1500 करोड़ प्लस 750 करोड़। तो यहां से क्या आ गया? टोटल करेंसी। अब तुमने ये बताना है कि पब्लिक के पास इस टोटल करेंसी में से कितना करेंसी है, तो जितना बैंक के पास है वो निकाल दो। कैश ऑन हैंड विद द बैंक 27,500, तो मेरा पास बचता है 19,750, 19,750, विच इज गोइंग टू बी बी आंसर। तो क्या आ जाएगा? 19,750 बी। सो इतना मनी है विद द पब्लिक, दिस इज द करेंसी विद द पब्लिक, दैट इज द राइट वर्ड। सो आंसर कितना आएगा इसका? आएगा बेटा 39 का बी वुड बी द आंसर। आगे चलेंगे। इफ रिक्वायर्ड रिजर्व, अब सुनना ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के ना एमसीक्यू में गड़बड़ है, ठीक है, इसको मैं कंसेप्ट बता दूंगी और अपना हम आंसर निकाल लेंगे, ताकि ये क्वेश्चन अगर दोबारा से आएगा तो अपने को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ऑल्दो अब दोबारा से बनेगा तो सेम फिगर से नहीं बनेगा और ये गलती नहीं होनी चाहिए, अपने कंसेप्ट के ऊपर आप फोकस करो। कहता है इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 20%, तो इसका मतलब आर अपने को कितना मेंटेन करना है? 0.20। करेंसी इन सर्कुलेशन सी
करेंसी सर्कुलेशन इज इक्वल टू 800 बिलियन। ठीक है, ये रेशियो भी मैं निकाल लेती हूँ। और ये रेशियो कैसे निकलती है कि जितना करेंसी नीचे टोटल डिपॉजिट और डिमांड कितना है 2000। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, तो यहाँ से 800 डिवाइडेड बाई 2000 मेरे को सी पता लग जाएगा 0.40। और एक्सेस रिजर्व रेशियो मतलब ई भी मैं निकाल लेती हूँ। ये भी कैसे निकलेगा कि ऊपर 2 बिलियन है और नीचे टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना है 2000 का है, तो ये भी निकल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2000, तो यार है 0.001। अब अपने को मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना है, तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बताया 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई आर प्लस ई प्लस सी, यही फॉर्मूला था। सो 1 प्लस सी मतलब क्या बेटा, 1 प्लस सी कितना है, ये निकला अभी 0.40, राइट, सही कर रहे हैं हम, हाँ सही कर रहे हैं। 1 प्लस 0.40 और नीचे करेंगे आर, और आर कितना है 0.20, करेंगे ई 0.001 प्लस करेंगे सी, सी कितना है 0.40, चलो निकाल लेते हैं। सो 1 प्लस 0.40 दिस इज इक्वल टू 1.40, 0.20 प्लस 0.001 प्लस 0.40, राइट, तो 0.601 डिवाइड करें 1.40 डिवाइडेड बाई 0.601, so this is coming to be 0.233 ऑलमोस्ट। सो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर ना 0.40 लिखा हुआ है, और जबकि ये क्या आ रहा है, ये इसके आसपास आ रहा है। सो ऐसा मतलब कैलकुलेशन में या तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही राउंड ऑफ मार दिया है, बट इतना बन रहा है इसका आंसर, सॉरी ये बन रहा है 2.33। ठीक है, ऐसे निकल रहा है इसका आंसर, और इंस्टीट्यूट ने इसको डी बोला है। चलो आगे चले। ओके, बट आपने को लॉजिक समझ में आना है, निकालते कैसे हैं आगे। मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी हमने कितनी बार कंसेप्ट डिस्कस किया है कि मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉनेटरी बेस व्हिच इज बेसिकली हाई पावर्ड मनी। तो जितना ज़्यादा हाई पावर्ड मनी होगा उतना अपना मनी सप्लाई बढ़ेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक, तो इसमें से कौन सा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, जिसको वो यूज नहीं करता है एज अ मनी पॉलिसी, ये आपसे पूछ रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस होता है, ये हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी। चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, CRR, ये सब कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मॉनेटरी पॉलिसी के तौर पे यूज करता है, यस। डिस्काउंटिंग, चेंजिंग द डिस्काउंटिंग रेट, ये कुछ नहीं बेटा, इंटरेस्ट रेट को घटाना बढ़ाना यूज करते हैं, यस। क्या टैक्स रेट इन द इकोनॉमी, ये मॉनेटरी पॉलिसी है या फिस्कल पॉलिसी है, दिस इज फिस्कल पॉलिसी, तो इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी नहीं है, 42 का सी नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर मनी, कहता है कि इसमें से डिमांड फॉर मनी डायरेक्टली किन चीजों से अफेक्ट नहीं होती है। इंटरेस्ट रेट से डिमांड फॉर मनी अफेक्ट होती है, यस होती है बेटा, ये गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिशिएट से नहीं होती है। गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिशिएट से डिमांड फॉर मनी का क्या लेना देना, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसका रेवेन्यू कम है, से लोगों का डिसीजन कि मुझे अपने हाथ में कितना पैसा रखना चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइट आंसर इज डी, 43 का राइट आंसर वुड बी डी। 44, द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, फियाट मनी। सो सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करता है दैट इज कॉल्ड एज फियाट मनी, सिंपल कंसेप्ट। आगे, विच मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इंक्लूड्स M1, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा मेजर है जिसके अंदर M1 भी आता है, M2 के अंदर M1 आता है या नहीं आता है, आता है। एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ नियर मनी दैट आर लेस लिक्विड देन M1, और ये भी वो जो भी आप इसमें चूज करोगे ना, वो ना उसके अंदर M1 तो आए बट वो M1 के कंपैरिजन में कम लिक्विड हो, तो M2 ही है वो, ठीक है। तो इसके अंदर M1 तो आता है बट वो M1 के कंपैरिजन में लेस लिक्विड है, M1 ज्यादा लिक्विड है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। आगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी टू पब्लिश अ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये हमने लास्ट कंसेप्ट देखा था कि RBI को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है एवरी 6 मंथ, तो 46 का आंसर क्या बनेगा, ए। आगे, एन इंपॉर्टेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिज द डेफिशिएट बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन द बजट। सो कहता है कि अगर बजट के अंदर कुछ तो डेफिशिएट है। डेफिशिएट क्या होता है बेटा, कि जब आप बजट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू के सोर्सेज बता रही है जहाँ से उसको पैसा आएगा वो कम है और खर्चा ज्यादा है, तो इस गैप को आप कैसे फिल करोगे, इस गैप को आप फिल करते हो टी बिल्स इशू करके।
तो टी बिल क्या है? जस्ट लाइक बॉन्ड्स, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको इशू करता है, लोगों के हाथों से पैसा ले लेता है, उसके पास पैसा आ जाता है। तो 47 का आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम? आप मुझे बताओ इन स्टेटमेंट में से इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के ध्यान में के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड अपॉन गोल्ड स्टैंडर्ड? नो, इट इज बेस्ड अपॉन पेपर स्टैंडर्ड, रीजन बीइंग फियाट मनी। सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक? बैंक, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करते हैं। आप ये बताओ कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? बैंक क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एसेट? नो बेटा, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना कि तुम कितना क्रेडिट दोगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारा डिपॉजिट कितना है। सो इट इज बेस्ड अपॉन द टोटल डिपॉजिट। सो बेसिकली अगर तुम्हारा टोटल डिपॉजिट, जैसे हमने एग्जांपल दिया था 10,000, इसमें से जितना भी CRR है वो पैसा, अगर 20% का CRR है तो मतलब 20%, 2,000 रुपये, इसका 20% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखवा कर जो बाकी का पैसा बच जाता है वो तुम क्या करते हो? दैट इज गिवन एज द लोन। एंड व्हाट इज द करेंसी डिपॉजिट रेशियो? C अपॉन में टोटल डिपॉजिट। सो दिस इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द करेंसी। तो मतलब जितना करेंसी के फॉर्म में लोगों के पास पैसा है अपॉन में टोटल डिपॉजिट। टू मतलब क्या? डिवाइडेड बाय दैट ऑफ मनी हेल्ड बाय बैंक इन द मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट। सो जो अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, जब हम मनी मल्टीप्लायर निकाल रहे थे, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 + C R + E + C। तो मैंने C ये क्या निकाल के बताया था आपको? करेंसी डिपॉजिट रेशियो ही तो बताया था। करेंसी विद द पब्लिक, डिपॉजिट ऑफ द बैंक, C अपॉन में D। ठीक है, ऐसे हमने जो E निकाला था E अपॉन में D, R अपॉन में D। समझ में आ रहा है? सो राइट आंसर इज A। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ योर क्वेश्चन। अगेन मैं कहना चाहूंगी कि मनी मार्केट एक बड़ा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर। आपको कोशिश करनी है कि इस चैप्टर के एटलीस्ट आप ना कंसेप्ट करने के साथ साथ क्वेश्चंस देखो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के। पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा चैप्टर है अगर जिसके क्वेश्चंस तुमने कम देखे तो इतना इशू नहीं होगा अगर कंसेप्ट अपने को याद है। बट इधर मुझे ऐसा लगता है कि अपने को थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है जो बुक के अंदर है, बट वो भी ज़्यादा रिफाइन होगी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो। और ये क्वेश्चंस आई एम 100% श्योर इससे भी आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी और रिफाइन हुई होगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर लेक्चर। ठीक है, बाय बाय। कोई डाउट है तो आप डाल सकते हो, एंड यस डू लाइक आवर वीडियोस। बाय बाय।